स्टार्ट करते हैं, ठीक है भाई। आप लोग सेशन को एक बार शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो देखिए, आप फोटो देख ही रहे हैं। द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति बनी है। सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी और दूसरी महिला राष्ट्रपति होंगी ये। तो हमारी और आपकी तरफ से भी मैं इनको क्या करता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत बधाई इन्हें राष्ट्रपति बनने पर। तो इन्हीं का टॉपिक सबसे पहला टॉपिक रहेगा हमारा डिस्कशन। ये द हिंदू की कटिंग है 2022 इंडियन प्रेसिडेंट इलेक्शन रिजल्ट अपडेट्स। द हिंदू में आया हुआ है, आप देख रहे हैं, द्रौपदी मुर्मू इलेक्टेड 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया amid heavy cross voting the NDA nominee received, ये ध्यान दीजिएगा, 64.03% of the total valid votes। ये ध्यान आपको क्या रखना है, टोटल वैलिड यानी कुल जो वैध मत हैं उनका इतना परसेंटेज जो है इनको प्राप्त हुआ है। ये बात आप जान रहे हैं। ये मोदी जी ने जो है अपने ट्विटर अकाउंट से ये शेयर किया है। मीट श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी एंड कांग्रेचुलेटेड हर। ये कह रहे हैं भैया मैं मिला हूं उनसे और मैंने मिलकर के उनको बधाई दी है। इधर आप अमित शाह देख रहे हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी को देश के सर्वोच्च पद पर चुने जाने के ऐतिहासिक क्षण पर उनसे भेंट कर उन्हें बधाई दी। राष्ट्रपति चुनाव में उनकी प्रचंड विजय पर पूरा देश विशेषकर जनजातीय समाज उत्साह व हर्षोल्लास के साथ जश्न मना रहा है। ये कौन कह रहे हैं, ये अपने अमित शाह जी कह रहे हैं, केंद्रीय गृह मंत्री साहब, ठीक है भाई, ये बात ध्यान रखनी है। इधर आप देख रहे हैं यशवंत सिन्हा जो कि द्रौपदी मुर्मू के सामने यूपीए की तरफ से प्रेसिडेंट इलेक्शन में कैंडिडेट थे। यानी हम बात कर सकते हैं कि जो कांग्रेस समर्थित एक समूह है, उस समूह की तरफ से एक राष्ट्रपति के रूप में प्रत्याशी बहुत ही यशस्वी और दिग्गज नेता यशवंत सिन्हा को मैदान में उतारा गया था। तो यशवंत सिन्हा कह रहे हैं, आई जॉइन माय फेलो सिटीजन्स इन कांग्रेचुलेटिंग श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ऑन हर विक्ट्री इन द प्रेसिडेंट इलेक्शन 2022। वो ये कहना चाह रहे हैं कि मेरे जितने फॉलोअर हैं भैया जो है ज्वाइन कीजिए द्रौपदी मुर्मू को उनकी विजय पर, और जो है मैं भी उनको बधाई देता हूँ। देखिए ये लिख रहा है, इंडिया होप्स दैट एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक सी फंक्शन एज द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट फियर और फेवर। ये बहुत अच्छी बात कही है, इन टर्म्स को आपको याद रखना है। वो कहना ये चाह रहे हैं कि इंडिया होप्स दैट एज द 15th प्रेसिडेंट, यानी भारत जो है आशा करता है 15वीं राष्ट्रपति से ऑफ रिपब्लिक सी फंक्शंस, यानी गणराज्य के जो कार्य हैं, द कस्टोडियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी संविधान का कस्टोडियन, संविधान का परिरक्षक, संविधान का पालन करता, और कॉन्स्टिट्यूशन विदाउट फियर यानी बिना भय के और बिना पक्षपात के वो संविधान में जो चीजें वर्णित है उनका पालन करेंगे। ये कह रहे हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो ये आप देख रहे हैं राहुल गांधी, इन्होंने भी ट्वीट कर दिया है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं, इन्होंने कहा कांग्रेचुलेशंस एंड बेस्ट विशेस टू श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ऑन बीइंग इलेक्टेड एज द 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मिस्टर गांधी सेड ऑन ट्विटर। ये गांधी जी ने, जो राहुल गांधी जी ने, इन्होंने कहां पर कहा, ट्विटर पर कहा है। कांग्रेचुलेशन एंड बेस्ट विशेस टू श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, ये जो है भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी है उस पर। ये उड़ीसा में आप देख रहे हैं, जो उड़ीसा इनका गृह राज्य है द्रौपदी मुर्मू जी का, इसलिए द्रौपदी मुर्मू जी को यहाँ पर बधाई दी जा रही है मुख्यमंत्री साहब के द्वारा। कांग्रेचुलेशंस डॉटर ऑफ उड़ीसा, उड़ीसा की बेटी को बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाइयां, ये बात कही जा रही है, आपको ध्यान रखना है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना खेल, जहां से क्वेश्चन बनने की कवायद लगाई जा सकती है। तो पिछले 14 राष्ट्रपति चुनावों में किसे कितने वोट मिले, पिछले 14 राष्ट्रपति जो चुनाव हुए हैं अब तक कितने हो चुके हैं, 14 हो चुके हैं। 15वां ये था, जान ही गए आप। तो 14वें में तो आप देखेंगे सबसे पहले 1952 में राष्ट्रपति का चुनाव होता है। तो राष्ट्रपति चुनाव में 2 उम्मीदवार होते हैं, यानी प्रमुख उम्मीदवार तो कई लोग हो सकते हैं, उम्मीदवार तो आप भी हो सकते हैं। यानी संविधान में जो वर्णन किया गया है कि 50 लोग समर्थक हों, प्रस्तावक हों, और उसके बाद आपके पास जमानत राशि हो तो आप हो सकते हैं 35 वर्ष की उम्र प्राप्त करके। तो राजेंद्र प्रसाद और केटी शाह, ये दोनों में घमासान टक्कर थी 1952 के चुनाव में। फिर आप देखते हैं तो राजेंद्र प्रसाद और चौधरी हरिराम, इनके बीच में घमासान टक्कर, लेकिन घमासान टक्कर में जीत और हार का जो अंतर था बहुत बड़ा था, क्योंकि राजेंद्र बाबू जो थे वो बहुत ही लोकप्रिय नेता थे। तो आप देख पा रहे होंगे पहली बार 92,827 वोट मिले हैं किसको, केटी शाह को, और राजेंद्र बाबू को दोस्तों 5 लाख से ज्यादा वोट मिले, इतना अंतर। फिर देखेंगे दोबारा राजेंद्र बाबू का अंतर जो है आपको डिजिट में कम दिखेगा कि भाई वोट कम मिले, लेकिन अंतर ज्यादा है। क्यों अंतर ज्यादा है कि ये देखेंगे आप, चौधरी हरिराम जो है उनको 2672 मात्र वोट मिले, और राजेंद्र बाबू को कितने मिले, ओ माय गॉड दोस्तों, ये आप देख रहे हैं 4,59,698। उसके बाद आप देखेंगे सर्वपल्ली राधाकृष्णन वर्सेस चौधरी हरिराम। चौधरी हरिराम ना दोस्तों आपको ध्यान रखना है, एक तरीके से गोलू टाइप के व्यक्ति थे, चुनाव हर बार लड़ रहे थे, प्रदर्शन को वो मूल्यांकित नहीं कर रहे थे कि वास्तव में हमारा प्रदर्शन कहाँ खराब हो रहा है। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन आप जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में इनकी अहम भूमिका है, इसलिए आप जो है स्टूडेंट्स के लिए कुछ खास अहमियत रखते हैं ये। तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो है वो 5,53,000 वोट पाए, और वो जो है 6,341 ही पाए। उसके बाद आप देखेंगे सबसे पहले जो मुस्लिम राष्ट्रपति होते हैं जिनका नाम आप जानते हैं जाकिर हुसैन साहब, तो जाकिर हुसैन के सामने कोका सुब्बाराव, ऐसा नहीं कि डी सुब्बाराव से इनका कोई संबंध रहा नहीं, ये कोका सुब्बाराव जी जो थे, इनके बीच में जब चुनाव हुआ तो इन्हें मिले जाकिर हुसैन साहब को 4,71,244, और जो इनके सामने लड़ रहे थे चुनाव उनको 3,63,971। तो ध्यान दीजिएगा पहली बार थोड़ा टक्कर का चुनाव ये हुआ है, इससे पहले टक्कर में नहीं था, मामला एक तरफा था पूरा। तो जाकिर हुसैन साहब
आगे देखेंगे बीबी गिरी साहब और कोका और नीलम संजीवा रेड्डी। बीबी गिरी और नीलम संजीवा रेड्डी, आपको एक बात ध्यान रखनी है कि बीबी गिरी साहब जो चुनाव लड़ने के मूड में नहीं थे इस समय पर इंदिरा गांधी जी जो थी वो इस समय पर अपने फुल फॉर्म में थी। तो नीलम संजीवा रेड्डी जो है कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार थे, लेकिन चूंकि कांग्रेस दो भागों में विभाजित होने की कगार पे थी, तो इंदिरा गांधी ने कह दिया कि भैया जिसको जहां वोट देना है वो वोट देते, विप की कोई परवाह न करें कि विप के अकॉर्डिंग वोट देना है। अर्थात इंदिरा गांधी चाह रही थी कि नीलम संजीव रेड्डी को वोट न दिया जाए, इस वजह से बीबी गिरी को वोट दिलवाया गया। और दोस्तों इतनी छू हो गई, इतनी थू हो गई कि क्या ही कहा जाए। बीबी गिरी जो है पहले वरीयता क्रम के आधार पर तो जीत ही नहीं पाई। बीबी गिरी जब पहले वरीयता क्रम के आधार पर जीत नहीं पाई, वो मामला ये था कि इंदिरा गांधी चूंकि उस समय पर प्रधानमंत्री थी, उनका कहना जो है टल जाता, इसलिए जैसे तैसे करके दूसरे वरीयता क्रम के आधार पर बीबी गिरी जीत गए। बीबी गिरी जीते और दूसरे उम्मीदवार कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। तो आप देखिए 4 लाख और ये वोट है इनके बीबी गिरी के, नीलम संजीव रेड्डी के 3,13,000, बहुत माइनर डिफरेंस है, बहुत कम अंतर है। और दोस्तों दूसरी बार में क्या हुआ, जब नीलम संजीव रेड्डी को अब अगली बार जब चुनाव हुआ तो उतारा गया, तो कोई उम्मीदवार नहीं था दोस्तों, कोई उम्मीदवार। इसलिए आप जानते हैं कि नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध राष्ट्रपति बनने वाले एक मत है अब तक के, है ना? जानते कि नहीं जानते आप? ठीक है, चलिए देखते हैं। हाँ जी, तो आगे हम देख रहे हैं फखरुद्दीन अली अहमद और उनके सामने त्रिदीप चौधरी। ये जब आते हैं, क्योंकि आपने इनका अंतर देख पा रहे हैं 7 लाख और इनका अंतर 1 लाख। फिर नीलम संजीव रेड्डी जो निर्विरोध चुने गए तो उनके सामने कोई है नहीं, तो उस पूरे वोट जितने मिले होंगे उनके ही मतलब। आगे ज्ञानी जेल सिंह और HR खन्ना। तो ज्ञानी जेल सिंह जो है उनको भी बहुत ठीक ठाक मामले मिले थे। आप ज्ञानी जेल सिंह के बारे में सुने होंगे कि वीटो पावर का यूज किए थे, डाक विधेयक को जेब में रख के घूम रहे थे, तो वही ज्ञानी जेल सिंह। शंकर दयाल शर्मा और जॉर्ज स्वेल, ये जो है इनके बीच में हुआ तो 6 लाख और उनको 3 लाख। KR नारायण और TN सेशन। दोस्तों ये देखिए, भारत में TN सेशन का भारत की पॉलिटिक्स में एक अहम योगदान न हो, लेकिन प्रशासन में बहुत बड़ा योगदान था TN सेशन का। लेकिन TN सेशन को जो वोट प्राप्त हुए हैं वो 50,361 मात्र। ठीक है, आगे आप देखेंगे तो KR नारायण को इस समय पर वोट बहुत मिला था, लगभग 9.5 लाख वोट मिला था। APJ अब्दुल कलाम साहब को देखेंगे तो 9,22,000 और इनके सामने कैप्टन लक्ष्मी सहगल, बहुत जानी मानी हस्ती, इनको भी 1 लाख के करीब वोट मिला था। फिर देखेंगे सबसे पहली महिला जो हमारी राष्ट्रपति बनती है वो है प्रतिभा सिंह पाटिल, और ये राजस्थान हरियाणा आगे भैरव सिंह जो शेखावत है उनके सामने थे। तो प्रतिभा देवी पाटिल को जो मिले हैं वो 6 लाख के करीब और भैरव सिंह शेखावत को मिले 3 लाख के करीब। इसी प्रकार आगे प्रणब मुखर्जी जी को देखते हैं आप, तो उनको 7 लाख के करीब और PS संगमा जी को 3 लाख के करीब। आगे और जो अभी वर्तमान में राष्ट्रपति बने हुए हैं रामनाथ कोविंद जी, तो उनको 7 लाख के करीब। और मीरा कुमार कोई लड़का नहीं है, मीरा कुमार महिला है, इनको जो वोट मिला है वो कितना मिला? 3,67,000 के करीब। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। सत्ता में वाले में दूसरी बार चुनाव हो रहा था उस समय पर जीते थे, तो जितने वोट पड़े थे उनका 99.3% इनको मिला था, राजेंद्र बाबू जी को। तो सबसे बड़े अंतर से राजेंद्र प्रसाद जी जीते थे, आपको ध्यान में रखना है। और इनके जो विपक्षी थे, विरोधी थे, उनको बहुत कम वोट मिले थे, बहुत कम, 0.4% के करीब। और इधर सबसे कम अंतर वालों में देखें तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, बीबी गिरी और नीलम संजीवा रेड्डी की टक्कर थी। टक्कर में तो बीबी गिरी नहीं थे, लेकिन इंदिरा गांधी ने जो है हवा भर के खड़े किए थे इनको। अब हवा भर के खड़े किए तो इन्होंने इतिहास बेच दिया कि पहले वरीयता क्रम के आधार पर अब तक जितने राष्ट्रपति बने सब बने हैं, ये द्वितीय वरीयता क्रम की जो गणना और करनी पड़ी तब जाकर के राष्ट्रपति बने। तो इनके बीच में जो इनको मतदान मिला था, टोटल जो मत पड़े थे उसका 50.2% जो मत मिला था। बाकी जो बचाए शेष वो विपक्षियों को मिला था, अर्थात नीलम संजीवा रेड्डी को एक बहुत बड़ा मत प्रतिशत मिला था। ये बात आप ध्यान रख रहे होंगे। द्रौपदी मुर्मू जी जो है 15वीं राष्ट्रपति बनी है, तो इसमें तीसरे राउंड की तो काउंटिंग चल रही थी। देखिए ध्यान दीजिएगा, वरीयता क्रम और राउंड की काउंटिंग दोनों में अंतर होता है। वरीयता क्रम क्या होता है कि भाई जब एक वरीयता क्रम आपने दिया हुआ है किसको? द्रौपदी मुर्मू जी को, दूसरा वरीयता क्रम आपने दिया हुआ सिन्हा जी को, तो पहले वरीयता क्रम के आधार पर पहले वोटों की काउंटिंग होगी और पहले वरीयता क्रम पर सिन्हा जी को किसने वोट दिया है वो काउंटिंग हो जाएगी। तो अगर पहले से जीत का निर्धारण नहीं हुआ, 50% प्लस 1 किसी को नहीं मिला, तो मान लिया जाएगा दूसरे वरीयता क्रम पे जाना है, क्योंकि हमें 50% प्लस 1 लेके आना कैसे भी, तो ये तो होता है वरीयता क्रम। लेकिन जो काउंटिंग में बात करते हैं राउंड की काउंटिंग, तो पहले राउंड में एक बार में हम देखते हैं सारे मतों को देखते हैं। तो अगर पहले राउंड में हमें जितने मत मिले उनमें डिवाइड करते हैं भैया कौन किसके कितने निकले। मान लीजिए ढोला टाइप आया यहाँ पर, उसमें कुछ पर्चियां पड़ी हुई हैं, एक पर नाम लिखा हुआ सिन्हा जी, एक पर लिखा हुआ द्रौपदी मुर्मू जी। तो झोला जो है जो आप देखेंगे वो पलट दिया, उसमें से पर्ची को छांटा, एक बार छांटा पहला राउंड हो गया, फिर दूसरा वाला उठाया उसमें देखा दूसरा राउंड हो गया, तीसरा राउंड हो गया, इस तरीके से राउंड होते हैं। ठीक है, तो देखिए तीसरे राउंड में ही इन्हें 5.77 लाख वोट लेकर जीते। यानी आपको ध्यान रखना है कि एक मिनिमम क्राइटेरिया है उसको इन्होंने तीसरे राउंड में ही प्राप्त कर लिया और काउंटिंग तो बाद तक चलती रही है, पूरी काउंटिंग बाद तक चलती रही है, लेकिन इन्हें 5.77 लाख वोट मिले तीसरे राउंड में, ये ध्यान रखना है। और सिन्हा जी को जो वोट मिले थे, जब इन्हें कितने मिले तब तक उनको मिले 2.61 लाख। तो इस आधार पर आप ये नहीं कह सकते कि जो चुनाव है वो बहुत हल्का हुआ है, चुनाव में द्रौपदी मुर्मू का जो है 3 गुना जो है मिला, ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि आप देख रहे हैं 2.61 लाख भी बहुत छोटी संख्या नहीं है, बहुत बड़ी संख्या है। हालांकि अंदर बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर भी अगर आप इसकी तुलना राजेंद्र बाबू जी के चुनाव से करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बहुत काउंटिंग की टक्कर थी, क्योंकि राजेंद्र बाबू जी का तो 99% की तरफ मतदान था। इसलिए आपको ये बात ध्यान रखनी है। और इस सर्वोच्च संवैधानिक पद पर पहुंचने वाली देश की पहली आदिवासी महिला, और महिला में देखें तो दूसरी महिला, क्योंकि महिला पहले एक और बन चुकी है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल आप जानते हैं पहले, और ये जो है आदिवासियों में से पहली महिला बनी है दोस्तों। अब आदिवासी पहली महिला बनी है
क्या मेरी बात का कि जो द्रौपदी मुर्मू है आदिवासी महिला है, आप जान रहे हैं। अब आदिवासी महिला का भारत जैसे देश में राष्ट्रपति बन जाना क्या छोटी बात है? नहीं, बहुत बड़ी बात है। अगर राष्ट्रपति बन जा रही द्रौपदी मुर्मू तो ये कहीं ना कहीं संकेत देता है कि भारत में महिलाओं की स्थिति बहुत ज्यादा सशक्त होती जा रही है। महिलाओं के सशक्तिकरण पर भारत में बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है, महिलाओं के रिप्रेजेंटेशन पर बहुत ज्यादा बल दिया जा रहा है। और जब जब महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन होगा सर्वोच्च पदों पर तो वो वास्तव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व करते हुए पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर महिलाओं के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें, व्यवहारिक चीजों को लाने का प्रयास करेंगी। इसलिए आपको ध्यान रखना है, जब अमेरिका में अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा बने थे तो दुनिया भर में खुशी की लहर दौड़ गई थी कि अमेरिका में पहली बार कोई अश्वेत राष्ट्रपति बना है। लेकिन उसके बाद में और उससे पहले थोड़ा सा हमारे यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक महिला मुख्यमंत्री बनी थी जिनका नाम है सुश्री मायावती जी। तो मायावती जी बनी तो लोगों ने कहा कि मायावती बनी है, ये भी बड़ी बात है। लेकिन मैं तो तब भी कहता था कि बराक ओबामा का अमेरिका में राष्ट्रपति बन जाना और उत्तर प्रदेश में मायावती का मुख्यमंत्री बन जाना, ये दोनों ही लगभग बराबर जैसी चीजें हैं। क्यों? क्योंकि बराक ओबामा के पास पिछड़े होने का एक आधार है कि वो अश्वेत हैं। अगर भेदभाव किया जाता तो श्वेत अश्वेत के आधार पर किया जाता, अर्थात वे अश्वेत हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश चूंकि एक बहुत बड़ा राज्य है और उत्तर प्रदेश में महिला का मुख्यमंत्री बनना पहली बात, और दूसरी बात एक दलित महिला का मुख्यमंत्री बनना, ये बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो उत्तर प्रदेश में जब मुख्यमंत्री मायावती बनी थी तब मैंने तो तुलना कर ली थी बराक ओबामा के समतुल्य, मामला हल्का नहीं है। लेकिन अब चूंकि द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई है तो अब ये मामला और बड़ा हो गया। क्यों? पहली बात तो महिला, दूसरी बात कि दूसरे ही नंबर पर महिलाएं, ज्यादा महिलाएं बन नहीं पाई हैं, और तीसरी बात यह कि पिछड़े क्षेत्र से, चौथी बात यह कि आदिवासी जनजाति महिला, वास्तव में आदिवासी जो हैं आज भी बहुत पिछड़े हुए भारत में। और यदि आदिवासी महिला अगर राष्ट्रपति बन जाती है भारत में तो ये भारत के लिए नहीं बल्कि पूरे जनजातीय समुदाय के लिए बड़ी बात है और वैश्विक स्तर पर जनजातियों के लिए बड़ी बात है कि भाई साहब ये जो है मामला बहुत बड़ा है। गुरुवार को सुबह 11 बजे से शुरू हुई है काउंटिंग। एनडीए की प्रत्याशी ने यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस अर्थात यूपीए के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा जी को तीसरे राउंड की गिनती में हरा दिया। ठीक बात है। आगे देखिए तो मुर्मू जी को जीत के लिए जरूरी 5,43,000 वोट 261, यानी ये 50% प्लस वोट है। इतना वोट प्राप्त करना था उनको जीतने के लिए। जैसे आप दो लोग चुनाव लड़ रहे हैं तो दो लोग लड़ रहे हैं तो जीतने के लिए कितना चाहिए? तो 50% प्लस वन, तो इनको भी 50% प्लस वन चाहिए था। तो इन्हें तीसरे राउंड की काउंटिंग में इतना मिल गया। ठीक बात है, ये जीत गई। अब थर्ड राउंड में उन्हें 5,77,777, यानी जितना चाहिए था उससे थोड़ा ज्यादा मिल गया। तो बात खत्म हो गई, सब में जो है उद्घोष हो गया कि जीत हो गई है, ढोल नगाड़े जो है बजने लग गए। लेकिन काउंटिंग अभी भी चल रही थी, काउंटिंग बंद नहीं हुई है, क्योंकि काउंटिंग तो हमें पूरे वोटों की करनी है। ओवरऑल वोट कितने पड़े, तो ओवरऑल वोट कितने पड़े उसके लिए मैंने आपको शुरुआत में ही एक हेडलाइन दिखाई थी। यदि आपने ध्यान दिया हो तो, अगर ध्यान ही नहीं दिया है तो मामला अलग है। ये मैंने आपको दिखाया था। तो यहाँ रिसीव्ड 64.03%, ओवरऑल तो इतना है। लेकिन जब जीती थी ये तो उस समय पर इनको वोट कितना मिला था वो भी मैंने आपको बता दिया। चलिए, यशवंत सिन्हा जी जो है उनको 2,61,062 वोट ही जुटा सके। इसमें राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों समेत 20 राज्यों के वोट शामिल हैं। बाकी के राज्य जो हैं 20 राज्यों के अलावा, क्योंकि आप जानते हैं राज्यों के वो प्रतिनिधि शामिल होते हैं जिन राज्यों में विधानसभा होती है, और केंद्र शासित प्रदेश भी वो शामिल हो सकते हैं जिनमें विधानसभा होती है। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि भाई ये जो काउंटिंग में जो जीती है ये वोट जो काउंट हुए हैं वो 20 राज्य तक शामिल थे, और लोकसभा राज्यसभा के जो मेंबर थे उनके ही वोट काउंट हुए थे। तब तक तो मामला बन गया है। उसके बाद जो और शेष राज्य रह रहे थे उनकी काउंटिंग बाद में हुई है। अब प्रधानमंत्री मोदी जी और जेपी नड्डा जी बधाई देने पहुंच गए उनके घर, आप जानते हैं। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और स्पीकर ओम बिरला जी, इन्होंने भी बधाई दे दी। पीएम मोदी जी ने बधाई देकर के कहा कि भारत ने इतिहास लिखा है। जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है अर्थात 75वीं वर्षगांठ मना रहा है, तब जो है एक भारत के सुदूर हिस्से में पैदा हुई, पूर्वी भारत के सुदूर हिस्से में पैदा हुई अर्थात उड़ीसा में पैदा हुई एक आदिवासी समुदाय की बेटी को राष्ट्रपति चुना गया है। ये बड़ी बात है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने भी इनको क्या दिया? बधाई दी है। यशवंत सिन्हा जी ने अपनी हार को स्वीकार कर लिया है, सहर्ष स्वीकार कर लिया है। देखिए, एक विद्वान व्यक्ति, तार्किक व्यक्ति का यही जो है कर्तव्य होता है कि हार हुई है तो हार को स्वीकार कर लेना। हार को बिना वजह अतार्किक ढंग से उस पर आरोप प्रत्यारोप न लगाना कि भैया मैं इस वजह से हार गया। यशवंत सिन्हा जी नो डाउट बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं, बहुत योग्य व्यक्ति हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पर जो मसला है पूरा, संसद में बहुमत किसका है, राज्यों में, ज्यादातर राज्यों में सरकार किसकी है, इसके ऊपर डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति कौन चुना जाएगा। मैंने आपको एक दिन पहले भी राष्ट्रपति चुनाव के संदर्भ में जब डिस्कस किया था तो मैंने आपको बता दिया था कि मैं बीजेपी का पक्षधर नहीं हूं, ना ही कांग्रेस का विरोधी हूं।
लेकिन चूंकि बीजेपी का इस समय पर एनडीए का खास करके जो है माहौल ठीक ठाक है, इसलिए आप जीत को निश्चित मानिए। मैंने कहा था आपको, शायद आपको मेरी बात याद हो, अगर याद नहीं तो कोई बात नहीं है। अब आगे बात करते हैं भैया कि यशवंत सिन्हा जी कह रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को उनकी जीत पर बधाई देता हूं। देश को उम्मीद है कि गणतंत्र के 15वें राष्ट्रपति के रूप में वे बिना किसी भय पक्षपात के संविधान के संरक्षक के रूप में कार्य करेंगी। यही बात अंग्रेजी में लिखी थी हिंदू में, यही बात हिंदी वालों ने चेप दी है। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी मुर्मू जी को शुभकामनाएं दी और क्या कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि वे गांव गरीब वंचितों के साथ साथ झुग्गी झोपड़ियों में भी लोक कल्याण पब्लिक वेलफेयर के लिए सक्रिय रही हैं। दोस्तों ये बात तो माननी पड़ेगी, उन्होंने ग्राउंड लेवल पर काम किया है अब तक और उन्हें ग्राउंड लेवल की जानकारी है। यदि रबर स्टंप की तरह प्रयोग न किया गया, यदि थोड़ा बहुत उनको मौका दिया गया तो वो बहुत अच्छे से परफॉर्मेंस तो जरूर करके दिखाएंगे, लेकिन मौका दिया जाए तब की बात है। चलिए आगे देखते हैं। हाँ जी, आगे देखते हैं। आज वे उनके बीच से निकलकर सर्वोच्च संवैधानिक पद तक पहुंची। ये भारतीय लोकतंत्र की ताकत है, तो जाहिर सी बात है ये इंडियन डेमोक्रेसी की पावर है। फर्स्ट राउंड की गिनती मुर्मू को 540 और सिन्हा जी को 208 सांसदों के वोट मिले पहले राउंड की वोटिंग में। राज्यसभा के सेक्रेटरी जनरल जिनका नाम है पीसी मोदी, इनका नरेंद्र मोदी से कोई संबंध नहीं है, ठीक है। राज्यसभा के सेक्रेटरी सचिव पीसी मोदी के मुताबिक दोपहर 2 बजे सांसदों के वोटों की गिनती पूरी हुई। अब सांसदों की गिनती पूरी हुई, इसमें द्रौपदी मुर्मू को 540 वोट मिले। इनकी कुल वैल्यू जो थी 540 वोटों की, क्योंकि आप जानते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा और लोकसभा इनके अलावा राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य शामिल होते हैं। सबके क्षेत्राधिकार अलग अलग हैं और इनका मतदान समान हो, वोट की वैल्यू समान हो, इसलिए वोटिंग के लिए फॉर्मूला बनाया जाता है। आप जानते होंगे वो फॉर्मूला क्या है। उस फॉर्मूले के तहत चाहे वो विधायक हो चाहे वो सांसद हो, वोट की कीमत को बराबर कर लिया जाता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें 540 वोट मिले हैं, उनकी वैल्यू निकालें, कीमत निकालें तो 3,78,000 के करीब उनकी वैल्यू निकलती है। यशवंत सिन्हा जी को 208 सांसदों के वोट मिले जिनकी वैल्यू इतनी निकलती है। ये फर्स्ट राउंड की बात हो रही है। सांसदों के कुल 15 वोट रद्द हो गए, ये भी बात आपको ध्यान रखनी है पहले राउंड में। सूत्रों के मुताबिक 17 सांसदों ने क्रॉस वोटिंग की। क्रॉस वोटिंग का मतलब अनुमान लगाया जा रहा था कि ये यहाँ पर वोट देंगे, लेकिन वहां ना वोट दे करके दूसरी जगह पर वोट दे दिया। लेकिन क्रॉस वोटिंग वो दल कर सकते हैं जो छोटे दल हैं, बड़े बड़े दल नहीं कर सकते, क्योंकि बड़े दलों के प्रतिनिधि विप निर्धारित कर देते हैं, विप डिसाइड कर देते हैं कि आपको वोट यही देना है, मतलब यही देना है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सेशन को शेयर कर दीजिए। आगे बात करते हैं। तो सेकंड राउंड की गिनती जब शुरू हुई तो 10 राज्यों में मुर्मू को 809 और सिन्हा जी को 829। ध्यान दीजिएगा, मुर्मू जी जो हैं, द्रौपदी मुर्मू जी सांसदों के वोटों में पहले राउंड में भी आगे। दूसरे राउंड की जब वोटिंग हुई है राज्यों की, तो राज्यों में 10 राज्यों की वोटिंग हुई है पहले राउंड में, तो यहाँ भी आगे देखिए 809 उनको मिला है और सिन्हा जी को 329 मिला है। ठीक बात है। पहले 10 राज्यों की गिनती में भी मुर्मू और सिन्हा जी के बीच में आंकड़ों का लंबा अंतर दिख रहा था। इन राज्यों में कुल 1138 बैलेट वोट थे जिनकी वैल्यू 1,49,575 है। इनमें मुर्मू जी के 809 और इनकी वैल्यू होगी 1,05,299, क्योंकि वोटों की वैल्यू होती है, फॉर्मूले से निकलती है, आप जानते हैं। और सिन्हा जी को जो 329 वोट मिले, उनकी वैल्यू जो है वो 44,276। तो ये रहा मामला दूसरे वाले का। इन 10 राज्यों में अरुणाचल प्रदेश, जो पहले जिन राज्यों की गणना हुई जिनमें मुर्मू जी को बढ़त हासिल हुई, उन राज्यों में कौन कौन से राज्य हैं, आपकी गलतफहमी को दूर करने के लिए ये दिया गया है। क्यों? क्योंकि कभी कभार हम ये मान लेते हैं कि जिन राज्यों में बीजेपी का प्रभाव दिख रहा है सिर्फ वहीं से वोट आए होंगे। नहीं, कभी कभार ऐसा होता है क्योंकि बीजेपी तो एक पार्टी है और एनडीए एक गठबंधन है, और एनडीए को सपोर्ट करने वाले दल बाहर से भी हो सकते हैं। जैसे देखिए, अरुणाचल प्रदेश की काउंटिंग हुई है 10 राज्यों पहले, असम की काउंटिंग हुई, बिहार की काउंटिंग हुई है, की काउंटिंग गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड और इसके अलावा आंध्र प्रदेश। तो इनमें 2-3 राज्य ऐसे हैं जिनमें आपको बीजेपी का प्रभाव ज्यादा दिखेगा, लेकिन बाकियों में प्रभाव बीजेपी का कम है। तो इन आंकड़ों के आधार पर हम ऐसा सोच सकते हैं कि देश के अन्य जगहों से जो छोटे छोटे दल है, क्षेत्रीय दल, जिन्होंने एनडीए को समर्थन किया है, वो भी कांग्रेस को एक दल के रूप में स्वीकार नहीं कर रहे हैं। ऐसा हम अनुमान कर सकते हैं इन आंकड़ों से, क्योंकि इनमें आंकड़े आप देखिए, असम के आंकड़े दिए हुए, ठीक है, मान लेते हैं असम में बीजेपी का प्रभाव बढ़ रहा है, लेकिन कांग्रेस का भी प्रभाव है असम में। आप देखिए अरुणाचल प्रदेश में, तो अरुणाचल प्रदेश में कांग्रेस का प्रभाव है ठीक ठाक, लेकिन फिर भी आप अगर देखेंगे तो गुजरात, गोवा में आप देखिए तो गोवा में भी ठीक ठाक है, भले ही बीजेपी का प्रभाव है, लेकिन गोवा में कांग्रेस का भी प्रभाव है ठीक ठाक। हाँ, आप हिमाचल प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, इनको मान सकते हैं कि यहाँ बीजेपी का प्रभाव ज्यादा है। बहरहाल इतनी बात आपको अपनी समझ के लिए जान के रखनी है। इनमें 7 राज्यों में भाजपा और गठबंधन की सरकार है, यानी 7 राज्यों में से लगभग 2 से 3 में तो स्पष्ट बहुमत की बीजेपी की सरकार है, बाकियों में गठबंधन से मिलजुल से सरकार चल रही है। और 3 राज्य ऐसे हैं इन 10 में जहां बीजेपी की न तो स्पष्ट है न ही गठबंधन से सरकार है, तो 3 उन राज्यों की भी गिनती शामिल थी इसमें। झारखंड और
छत्तीसगढ़ में कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों की सरकार है, 2 में, ठीक बात है। आंध्र प्रदेश में जगनमोहन रेड्डी सीएम है, जिन्होंने एनडीए को समर्थन देने का ऐलान किया, ये बड़ी बात है। जगनमोहन रेड्डी क्योंकि बीजेपी से कभी कभी कटते हुए नजर आते थे आपको, या समाचारों में आपने देखा होगा, लेकिन जगनमोहन रेड्डी ने इस समय पर अच्छा डिसीजन लिया और सोच समझ करके एनडीए को समर्थन दिया है जगनमोहन रेड्डी ने, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। ये बात बहुत ध्यान रखने वाली है। थर्ड राउंड की जो गिनती हुई है उसमें मुर्मू जी को 812 और यशवंत सिन्हा जी को 521 वोट मिले हैं, यानी तब तीसरे राउंड की गिनती हुई। पहले राउंड की गिनती हुई, सांसदों की गणना हुई, दूसरे राउंड की जो गिनती हुई है उसमें 10 राज्यों की गणना हुई है, तीसरे जो राउंड की काउंटिंग हुई है उसमें आगे वाले जो 10 राज्य उनकी काउंटिंग हुई है, और इसमें जो वोट मिले हैं इन वोटों में अब तक की जो 3 राउंड थे उनमें सबसे कम गैप रहा है, क्योंकि अब तक मुर्मू जी को बहुत ज्यादा वोट मिल रहे थे, लेकिन इसमें आप देखेंगे तो इनको 812 मिले हैं, लेकिन यशवंत सिन्हा जी को 521 मिले हैं, यानी आप कह सकते हैं कि 300 का भी अंतर नहीं रहा, यहाँ पर 300 से भी अंतर कम हो गया है थर्ड राउंड में। लेकिन ओवरऑल को काउंट किया जाएगा तो तीनों राउंड में अगर तीनों को मिलाया जाए तो द्रौपदी मुर्मू जी को बहुत ज्यादा मत प्राप्त हो गए, बहुत ज्यादा मत प्राप्त हुए, तो निर्णय जो है स्पष्ट हो गया। थर्ड राउंड के 10 राज्यों की गिनती में मुर्मू और सिन्हा के बीच वोट का बड़ा अंतर रहा, बड़ा तो नहीं कह सकते, ज्यादा जितना 2 में रहा है उतना बड़ा तो नहीं रहा है, तुलनात्मक रूप से कम रहा है। इन राज्यों में कुल 1313 बैलेट वोट है, जिनकी वैल्यू 1,65,664 है। इनमें मुर्मू जी को 812 और सिन्हा जी को 521 आप जान रहे हैं। इन 10 राज्यों में कौन कौन से हैं? जिन 10 राज्यों की बाद में गणना हुई है, अब ध्यान दीजिएगा एक और बात, क्योंकि पहले ऐसे राज्य थे जिनमें लगभग 3 राज्यों में तो बीजेपी की स्पष्ट सरकार थी और लगभग 4 में बीजेपी की मिलीजुली सरकार थी, 2 में स्पष्ट कांग्रेस की सरकार थी और एक गैर कांग्रेस और गैर बीजेपी की सरकार वाला राज्य था। 10 राज्य ऐसे हो गए। लेकिन अब जो 10 राज्य अगले आ रहे हैं इनसे आपको उम्मीद रही होगी कि ये तो कांग्रेस की ओर बढ़ जाएंगे, कुछ को लग रहा होगा नहीं नहीं ये तो बीजेपी को देंगे, लेकिन फिर इन राज्यों से जो आंकड़ा निकल करके आ रहा है वो वैसा नहीं है जैसा कि दूसरे राउंड में था। तो देखिए क्या है मसला। तो इन 10 राज्यों में कर्नाटक में बीजेपी का प्रभाव नहीं, बीजेपी से ज्यादा कांग्रेस का प्रभाव है। या केरल देखेंगे तो केरल में बीजेपी का प्रभाव नहीं, बीजेपी से ज्यादा जो है कांग्रेस का प्रभाव है। मध्य प्रदेश देखेंगे तो मध्य प्रदेश में मामला ऐसा है कि दोनों संतुलन से में मुख्यमंत्री पहले तो कमलनाथ भी बन गए थे, अब जो मामा है तो, लेकिन यहाँ पर हम बराबर मान लेते हैं। महाराष्ट्र में चूंकि इस समय पर बड़ा उलटफेर हुआ है, उलटफेर के बाद भी शिवसेना ने कह दिया कि हम तो जो है समर्थन एनडीए को ही देंगे। क्योंकि देखिए एक बात है जिसको आप जानते हैं कि कोई व्यक्ति जो है विकल्प ढूंढता है, मेरे लिए मोस्ट एप्रोप्रिएट विकल्प कौन सा हो सकता है, तो शिवसेना अगर चली जाती कांग्रेस की तरफ तो शिवसेना का जो अस्तित्व बचा हुआ वो भी खत्म हो जाता। क्योंकि आप एक बात जानते हैं शिवसेना जो है वो राइट विंग की ओर है, यानी दक्षिणपंथी पार्टी है, दक्षिणपंथी दल है, और कांग्रेस का झुकाव थोड़ा लेफ्ट विंग की तरफ है, वामपंथी की ओर है। अगर शिवसेना कांग्रेस को सपोर्ट करती तो शिवसेना का जो कुछ बचा है वो भी चला जाता, क्योंकि लोग ये कहते हैं अच्छा भैया ये तो आइडियोलॉजी बदल दी पूरी, जिस आइडियोलॉजी पर पार्टी का गठन हुआ, दल का गठन हुआ, वो आइडियोलॉजी गायब हो गई। इस वजह से मजबूरी में शिवसेना जो है वो एनडीए की ओर आई है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो महाराष्ट्र में बीजेपी का मान सकते हैं जो है प्रभाव ठीक ठाक है इस समय पर। अब मणिपुर की बात करते हैं तो मणिपुर में बीजेपी और कांग्रेस दोनों बराबर है, भले ही इस समय पर आपको बीजेपी का प्रभाव बढ़ता दिख रहा है, लेकिन मणिपुर में कांग्रेस का प्रभाव बहुत लंबे समय से रहा है और अभी भी आप देख रहे हैं। इसी प्रकार से मेघालय में दोनों समान है, मिजोरम में भी दोनों का प्रभाव ठीक ठाक है, नागालैंड में आप देखेंगे तो कांग्रेस का थोड़ा ज्यादा हो सकता है, बीजेपी का कम हो सकता है, उड़ीसा में आप देखेंगे तो बीजेपी का थोड़ा ज्यादा और कांग्रेस का कम। पंजाब में अगर आप देखना चाहेंगे तो पंजाब में बीजेपी का प्रभाव जो है कांग्रेस की तुलना में बहुत कम है। अब आम आदमी पार्टी जो है पता नहीं कहां गई होगी, आम आदमी पार्टी जो है वहां प्रभाव ठीक ठाक है आम आदमी पार्टी का पंजाब में। लेकिन चूंकि हम बात करें एनडीए और यूपीए की तो यूपीए का प्रभाव पंजाब में ज्यादा है, कांग्रेस का प्रभाव ज्यादा है। भले ही कांग्रेस की वहां सरकार नहीं बन पाई है, लेकिन क्या बीजेपी का आपको प्रभाव दिखता है? तो बीजेपी का भी प्रभाव पंजाब में नहीं है। तो बाद वाले 10 राज्यों की कहानी ये रही है। अब एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू जी की जीत के बाद उनके उड़ीसा स्थित पैतृक गांव और देश के बाकी हिस्सों में जश्न का माहौल है। ठीक बात है भैया। अब उड़ीसा के मयूरभंज जिला, ध्यान रखिएगा, खनिज संसाधनों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है मयूरभंज क्योंझर, ये जो डिस्ट्रिक्ट है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण डिस्ट्रिक्ट है, ध्यान से आप इनके बारे में पढ़ लीजिएगा। तो मयूरभंज जिले में राय रंगपुर कस्बा है, तो राय रंगपुर कस्बे के मुर्मू के गांव और ससुराल में उनके चाहने वाले लड्डू बांटकर सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक बात है। आगे ध्यान देते हैं तो 25 तारीख को शपथ ग्रहण समारोह है। इस शपथ ग्रहण समारोह में जो संविधान की और ये शपथ लेती हूँ, ऐसा करूंगी वैसा करूंगी, ये वाली जो शपथ ग्रहण होती है, ये शपथ ग्रहण समारोह 25 तारीख होगा। अब ये भाजपा कार्यालय में जश्न की तैयारी, देश की पहली महिला राष्ट्रपति मिल गई है। ठीक बात है। कोविंद जी जो है उनका कार्यकाल 24 जुलाई को समाप्त हो जाएगा, क्योंकि आप एक बात जानते हैं कि 24 जुलाई को कार्यकाल समाप्त होगा, 25 को शपथ ग्रहण ले लेंगे, मतलब गैप नहीं रहना चाहिए। कुल मिलाकर के बात ये है कि पद पर कोई न कोई रहना चाहिए। आज
भाजपा के दिल्ली हेड ऑफिस में जश्न की तैयारी, इसलिए मुर्मू जी की जीत तय मानी जा रही थी। आपको पहले ही पता है कि 21 जून को क्या होता है, पता ना, 21 जून को योग दिवस, सांस छोड़ो सांस लो। तो उस दिन मुर्मू जी को उम्मीदवार बनाया गया था, घोषित किया गया था। तब एनडीए के खाते में 5,63,825 यानी 52% वोट थे। तो भैया इनका जब ऐलान किया गया था तभी जीत तो निश्चित थी, क्योंकि 52% वोट बीजेपी की पॉकेट में थे। आप ये मान लीजिए, क्योंकि बीजेपी की पॉकेट में तो एनडीए की पॉकेट में, जो एनडीए के समर्थक दल हैं उन सबके 52% वोट हो रहे थे। तो इसलिए जीत तो पहले ही निश्चित मानी जा रही थी। आगे देखिए, 24 विपक्षी दलों के साथ होने पर सिन्हा जी के साथ 4,80,748 यानी 44% वोट माने जा रहे थे उस समय पर। लेकिन एक बात आप जानते हैं, जब कोई जीतता है, जब किसी की जीत होती है, तो उस समय पर यह मान लिया जाता है कि अब भैया ये जीत रहा है तो इसी में शामिल हो जाए। तो छोटे मोटे दल जो है वो लुढ़क जाते हैं। जैसे आपने ग्राम प्रधान का वोट तो देखा ही होगा, गांव नजदीक से जब दिखाई देता है कि लहर इसकी है, इसके वोट ज्यादा जो है पड़ने लगे हैं, तो उसी की ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चलो ये जीत में दे देते हैं, हारने वाले को क्यों दे, है ना। इसलिए कुछ वोट जो है वो बढ़ जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बीते 27 दिन में कई गैर एनडीए दलों के समर्थन में आने से मुर्मू को निर्णायक बढ़त मिल गई है। सभी 10,86,431। ये पॉइंट आपसे पूछा जाएगा जो आपको ध्यान रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट, यानी सभी जो वोट हैं वो कितने, 10,86,431 सभी वोट, पूरे वोट कितने, तो 86,431। अब इनमें से 50% प्लस 1 लेके आना है, तो कितने वोट हो गए, 5,40,065 वोट जो है जीत के लिए चाहिए। ये किसके लिए चाहिए, जीत के लिए इतने वोट चाहिए। अब मुर्मू को तीसरे राउंड में ही जरूरी वोट जो इतने थे, इनकी जो आंकड़ा है इसको क्रॉस कर गए वो, और उनको जो है मिल गया। ठीक है, तो अगला जो हमारा टॉपिक है डिस्कशन का, राष्ट्रपति महोदय जी का टॉपिक जो था वो हो गया। अब देखिए, तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड, ये नया रेलवे लाइन है, इसका उद्घाटन हुआ है। तो आप ध्यान से सुनिएगा, ये आप देख रहे हैं केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीआईबी से लिया हुआ, वेबसाइट आपको देख पाए होंगे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने तारंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन को मंजूरी दी है। एक नई रेल लाइन है उसको मंजूरी दी है। तो अनुमानित लागत की बात करें, अंग्रेजी वाले जो लोग वो इधर देखते हैं, मैं हिंदी पढ़ रहा हूँ। तो जो अनुमानित लागत है वो 2798.16 करोड़ जो है अनुमानित लागत है ना, एस्टिमेटेड कॉस्ट। और इधर अगर हम देखें तो टोटल इसकी लेंथ, इसकी टोटल जो लंबाई है वो 116.65 किलोमीटर है। इस रेलवे लाइन की लंबाई वगैरह यूपी से पूछता रहता है, उसको बहुत अच्छा लगता है ये पूछने में, इसलिए हम बात कर रहे हैं। और वर्ष 2026-27 तक पूरी होगी ये परियोजना। जो रेलवे लाइन की बात हो रही है, ये जो अपने ताऊ छपे हुए हैं आप देख रहे हैं, तो ये 2026-27 तक पूरी हो जाएगी नई रेलवे लाइन। नाम क्या है, तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड। तो भी पता चलेगा आपको कि ये नाम वास्तव में ऐसे क्यों रखे, इतने अच्छे नाम क्यों मिले। तो देखिए, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने तरंगा हिल का मतलब तरंगा नाम की पहाड़ी है, तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड नई रेल लाइन के निर्माण को मंजूरी दे दी है। ठीक बात है भैया। और परिचय में अगर हम इसके में जाने तो नई रेल लाइन की कुल लंबाई कितनी, 116.65। परियोजना का वर्ष 26-27 तक पूरी हो जाएगी। परियोजना के निर्माण के दौरान लगभग 40 लाख मानव दिवसों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार पैदा करेगी। मतलब कहने का क्या है, 40 लाख प्रत्यक्ष रोजगार दिवस। जैसे मैं जो है काम कर रहा हूँ, मेरे साथ में एक और व्यक्ति काम कर रहा है, उनके साथ में एक और व्यक्ति काम कर रहा है, मतलब 3 व्यक्ति हैं। तो 3 व्यक्ति काम कर रहे हैं एक दिन में ही, तो इसको एक दिन काउंट नहीं किया जाएगा, 3 प्रत्यक्ष रोजगार दिवस काउंट किया जाएगा, क्योंकि 3 लोगों को रोजगार मिल रहा है ना, तो 3 लोग। अगली बात आपको ध्यान रखनी है, प्रत्यक्ष रोजगार, अप्रत्यक्ष नहीं। जैसे मान के चलिए रेलवे लाइन जो है वहां से निकल रही है, वहीं आकर के किसी ने, चाय वाले ने अपनी टपरी रख दी और सुबह सुबह चाय बना रहा है, चाय बनाते बनाते रेलवे लाइन जब तक बनेगी तब तक पैसे वाला बन जाएगा वो चाय वाला, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त नहीं कर रहा है, परोक्ष अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट वे में वो रोजगार ले रहा है। इसलिए आपको ध्यान रखना है, उसके रोजगार को इसमें काउंट नहीं किया जाएगा। जो डायरेक्टली रेलवे लाइन बन रही है उसमें जो काम कर रहे हैं उन्हीं को प्रत्यक्ष रोजगार में शामिल किया जाता है। और रोजगार दिवस किसको कहा जाता है, तो एक व्यक्ति को अगर रोजगार मिल गया तो रोजगार दिवस, 2 को मिल गया तो 2 रोजगार दिवस। यह मार्ग राजस्थान के सिरोही जिले, ये इंपोर्टेंट थिंग है जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट टिक करके लिखनी है कि जो रेलवे लाइन है ये राजस्थान में सिरोही जिला है दोस्तों, राजस्थान का सिरोही जिला। तो राजस्थान के सिरोही जिले और गुजरात के बनासकांठा तथा मेहसाणा जिलों से होकर के ये जो है रेलवे लाइन गुजरेगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट बात है। अब इसके महत्व की बात करते हैं, व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ दिस लाइन। तो देखते हैं भैया, ये कनेक्टिविटी को बढ़ाएगी और गतिशीलता में सुधार करेगी, जिससे क्षेत्र का समग्र सामाजिक आर्थिक डेवलपमेंट यानी सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सकेगा। भैया कनेक्टिविटी अगर बढ़ती है, जैसे मान करके चलिए कि आप जो है छत्तीसगढ़ के सुदूर दक्षिण वाले क्षेत्र से हैं जहां कनेक्टिविटी नहीं है, कनेक्टिविटी इन द सेंस ट्रांसपोर्टेशन की कनेक्टिविटी,
आपके यहाँ जो है आम की एक नई किस्म जो है उसकी पैदावार होती है ठीक ठाक, लेकिन कनेक्टिविटी अच्छी नहीं है, तो आम को आप क्षेत्रीय स्तर पर बिक्री कर पाते हैं, और क्षेत्रीय स्तर पर जब आप बिक्री करेंगे सीमित क्षेत्र होगा तो दाम जो है वो बहुत सस्ता मिलेगा, क्योंकि कीमत उसकी सस्ती रहेगी। लेकिन अगर वहीं से आपके लिए रेलवे लाइन बिछा करके दिल्ली के लिए ला दी जाए, तो उन्हीं आम को लोड करके रेल से आप दिल्ली ले आओगे, और दिल्ली में दोस्तों ऐसे लोग आम के लिए प्यासे घूम रहे हैं, गर्मी है बहुत ज्यादा, माजा फ्रूटी ये सब चल रहा है, तो इसलिए जो छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में आम था वो आ गया दिल्ली, तो दिल्ली में आकर के उस आम की कीमत बढ़ जाएगी, और जब कीमत दिल्ली में आकर के बढ़ जाएगी तो वो जो लोग 100 रुपए कमाते थे वो 1000 कमाने लगेंगे, 1000 कमाएंगे दोस्तों तो माहौल बनाने लगेंगे, तो साइकिल पे चले थे एटलस, हिरकुलस, A1 इन साइकिलों पे चले थे, वो क्या लेंगे, स्कूटी लेंगे, लूना लेंगे, LML लेंगे, या कोई हो सकता है बाइक वगैरह स्प्लेंडर वगैरह खरीदने लग जाए, और जो पहले पार्ले जी का बिस्किट खा रहे थे, जो पहले 100 रुपए कमाते थे अब ज्यादा कमाने लगे, तो जो पार्ले जी का बिस्किट खा रहे थे अब वो बॉर्न बिस्किट खाने लग जाएंगे, हो सकता है कोई और चॉकलेट का टाइगर वगैरह खाने लग जाए। ये सब का सब कैसे, सोशल स्ट्रक्चर चेंज होगा, इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो जाएगी। कैसे चेंज हुआ? कनेक्टिविटी की वजह से, है ना, कनेक्टिविटी की वजह से ये सब चेंज होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे बात करते हैं, क्योंकि यह महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों को जोड़ती है, इसलिए यह लाखों भक्तों को आसान यात्रा की सुविधा भी देगी। तो देखिए एक तो महत्व क्या है भैया, जहां जहां से निकलेगी उस क्षेत्र का सामाजिक आर्थिक विकास करेगी। दूसरी चूंकि ये धार्मिक आस्था वाले क्षेत्रों को एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जोड़ती है, तो इस ट्रेन में जो है भक्त जो है बड़ी मात्रा में जाया करेंगे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो ऐसे करने वाले जो भक्त हैं इस ट्रेन में ज्यादा जाया करेंगे, इसलिए ये ट्रेन जो है भक्तों से हमेशा भरी हुई मिलेगी। ये कृषि और स्थानीय सामानों की तीव्र आवाजाही की सुविधा भी प्रदान करेगी, गुजरात और राजस्थान के बीच में कनेक्टिविटी और बढ़ाएगी। ये बात ध्यान रखना है, इसमें न्यूज़पेपर में नहीं लिखा है, उसकी इतनी हिम्मत नहीं पड़ पाई होगी। मैं आपको एक और बात बता दूं कि इससे एक और फायदा होने वाला वो नहीं लिखा है, मैं बता रहा हूं आपको कि संस्कृतियों की समझ बेहतर हो जाएगी। राजस्थान से ट्रेन गुजरात जाएगी तो राजस्थान के लोग गुजरात वालों से रोज मिलेंगे और रोज मिलकर के राजस्थान वाले गुजरात वालों से कहेंगे खम्मा गढ़ी, तो वो समझेंगे खम्मा गढ़ी क्या होता है, फिर अंततः जान ही जाएंगे एक दिन कि खम्मा गढ़ी का मतलब ये हमारे सम्मान में नमस्कार करने का तरीका है, गढ़ी खम्मा या खम्मा गढ़ी। तो ऐसे क्या होता है, कनेक्टिविटी बढ़ने से संस्कृतियों का आदान प्रदान और संस्कृतियों के बारे में जागरूकता का भी प्रसार होता है। ये मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से है जो आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो तीर्थ स्थल जो है जहां पर ये जा रही है, जो जिसका नाम है अंबाजी, तो अंबाजी 18वीं पीठ है जो भारत में आप 51 शक्तिपीठों के संदर्भ में सुनते हैं। उन 51 शक्तिपीठों में से अंबाजी जो है वो एक शक्तिपीठ है। कौन से नंबर की? तो 18वें नंबर की शक्तिपीठ है जहां तक ये कनेक्टिविटी बनाई जा रही है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अंबाजी गुजरात में स्थित एक प्रसिद्ध तीर्थ मंदिर स्थल है, तो 51 शक्तिपीठों में शामिल है। ठीक बात है, ये देख लीजिए मंदिर जो बहुत भव्य बना हुआ है, अंबाजी का प्राचीन मंदिर है ना। इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। ये प्रतिवर्ष गुजरात के साथ साथ देश के अन्य हिस्सों और विदेशों से लाखों भक्त आते हैं यहाँ पर इस मंदिर में, इसलिए यह रेल लाइन इन लाखों भक्तों के लिए आसान यात्रा की सुविधा प्रदान करेगी। इसके अलावा तरंगा हिल स्थित अजीतनाथ जैन मंदिर, अजीतनाथ एक तीर्थंकर थे जैन धर्म में, जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उनमें एक अजीतनाथ भी थे। अब मुझे नंबर याद नहीं है अजीतनाथ कौन से नंबर के हैं, आप सर्च करेंगे गूगल पे तो मिल जाएगा आपको कि भैया जैन धर्म में अजीतनाथ कौन से नंबर के तीर्थंकर थे। तो अजीतनाथ जो तीर्थंकर हैं उनके लिए, उनके पास पहुंचने के लिए, जो कि तरंगा हिल पर, तरंगा पहाड़ी पर अवस्थित है उनका मंदिर, वहां पहुंचने के लिए भी दर्शन करने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए ये रेल लाइन बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगी, उन्हें इजीली पहुंचा देगी। ये बात भी आपको ध्यान में रखनी है। आगे तरंगा हिल अंबाजी आबू रोड के बीच यह नई रेलवे लाइन इन दो महत्वपूर्ण धार्मिक खेलों को रेलवे के मुख्य नेटवर्क, खेलों नहीं भैया ये क्या हो गया, खेलों क्षेत्रों को रेलवे के मुख्य नेटवर्क से जोड़ेगी। अब देखिए आबू रोड क्यों कहा गया है, क्योंकि इधर ही आप देखेंगे माउंट आबू है, तो माउंट आबू के रीजन से ये निकलेगी, इसलिए इसमें आबू जुड़ गया है। तो एक बात आप जान गए, तरंगा हिल क्यों, क्योंकि भैया जैन धर्म की जो तीर्थंकर है उनकी वजह से। अंबाजी क्यों, क्योंकि अंबाजी मंदिर गुजरात में आप देखें। आबू रोड क्यों, क्योंकि माउंट आबू से होकर उसके इर्द गिर्द से ये गुजरेगी, इस वजह से। चलिए ठीक बात है। अब हमारा आज का तीसरा टॉपिक है डिस्कशन का, हिमाचल प्रदेश व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइसेस को VLTD क्या कह रहे हैं, VLTD कह रहे हैं, अर्थात व्हीकल, V से व्हीकल, L से लोकेशन, T से ट्रैकिंग और D से डिवाइस। तो VLTD को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, E से क्या इमरजेंसी, R से रिस्पांस, S से सपोर्ट और S से सिस्टम से जोड़ने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। मतलब क्या है, तो यह वाहन जो है उनकी लोकेशन ट्रैक करके एक डिवाइस बनाई गई है, उससे होगा क्या, इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, जहां जहां आपातकालीन जरूरत पड़ती है प्रतिक्रिया देने की, उस सिस्टम से इसको जोड़ करके और सुविधाएं देने का प्रयास किया जा रहा है इस राज्य में। तो ये राज्य जो है सबसे पहला राज्य बन गया है, इस राज्य का नाम है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम बता दो कमेंट में। अब VLTD मतलब
व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस से लैस सभी पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों को ERSS क्या है? वही इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम। अगर कोई आपातकालीन परिस्थिति आती है तो ऐसे वाहन जो ट्रैकिंग लोकेशन वाले से जुड़े हैं उनके लिए यहां से रिस्पांस जाएगा। ये क्या है? एक ऐसी जगह है जो ध्यान रखती है भैया कोई वाहन वगैरह या वाहन में बैठे हुए लोग किसी आपत्ति में तो नहीं है। अगर आपत्ति में तो उनको क्विक रिस्पांस दिया जाए, तुरंत प्रतिक्रिया दी जाए उनको। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे आपको ध्यान रखना है इस मैकेनिज्म के जरिए इन वाहनों को भारत में कहीं भी ट्रैक किया जा सकता है। जैसे मान करके चलिए तांगा जानते हो आप लोग? तांगा इक्का जानते हो? इक्का का मतलब ये नहीं ताश खेलते हैं उसमें इक्का होता है। इक्का जो होता है जिसमें घोड़ा लगा होता है, आगे एक गाड़ी होती है ऐसे करके, उसको कहते हैं इक्का, इसमें एक लगा होता है। कभी कभार आप इसको तांगा कहते होंगे, तांगा जिसमें घोड़ा लगा होता है जिसको खच्चर कहते हैं। तो ये जब चल करके जा रहा है टुकड़ टुकड़ ऐसे करके जा रहा है और इसमें ट्रैकिंग सिस्टम से इसको जो है कनेक्ट कर दिया गया VLTD से। अब VLTD से इसको कनेक्ट कर दिया गया। ये जो है जाना था कहां पर? मान करके चलिए हिमाचल प्रदेश में किसी A स्थान पर जाना था और ये तांगे वाला जो है इसको गलती से B स्थान पर ले गया, या B स्थान पर गलती से नहीं ले गया, जानबूझ के ले गया। यहाँ से कुछ सामान जो इसको खाली कर रहा है यहाँ पे ले जाके। अब लोकेशन वाले सिस्टम से पता लग गया कि भैया तांगा A स्थान पे भेजा था, चला कहां गया? B स्थान पे। इसको बुलाया जाए, तुरंत इसको बुलाया जाए, वापस नहीं आ रहा है। तो ये जो प्रणाली है हमारी ERSS यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम, देखिए ट्रैक करके 112 नंबर पे डायल करे और यहाँ की जो जिस लोकेशन में है यहाँ की लोकल पुलिस को इन्फॉर्म करे भैया तांगे वाला जो सामान लेके भाग गया है, इसको बुलाया जाए और इसको लटकाओ पहले पकड़ के। तो इससे ये फायदा हो जाएगा, आपको ये बात ध्यान रखनी है। तो ये मैकेनिज्म जो है डेवलप किया है, इस तरीके से वाहन जो है ये चल रहे हैं। मान लीजिए ये सब वाहन इस सिस्टम से जुड़े हुए हैं। HP कनेक्टेड, HP का मतलब हिमाचल प्रदेश, हिंदुस्तान पेट्रोलियम नहीं। तो ऑल VLTD व्हीकल्स विद ERSS इस तरीके से रोड पे चलेंगे और ये कनेक्ट रहेंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आगे देख रहे हैं हम 9423 से अधिक वाहनों को पंजीकृत ERSS के साथ में अभी हाल ही में जोड़ा गया इस सिस्टम में, क्योंकि नया मामला शुरू हो रहा है भाई, ध्यान रखिए आप। इस तंत्र के तहत अब पुलिस और परिवहन दोनों ही विभाग वाहनों की निगरानी कर सकते हैं। मान करके चलिए ट्रांसपोर्टेशन डिपार्टमेंट को जरूरत पड़ी, भैया हमारी एक रोडवेज की बस जो वो गायब हो गई, बहुत दिनों से दिखाई नहीं दे रही है, तो जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है, परिवहन विभाग है, वो तुरंत लोकेशन से जो है बस का पता लगा लेगा कहां पर है। अगर पुलिस वालों को जरूरत लगती है कि भैया जो एक कार यहाँ से चोरी हो गई है जो इस लोकेशन ट्रैकिंग वाले सिस्टम से जुड़ी थी, पता नहीं चोर कहां लेके गए हैं, तो उसका भी पता लगाया जा सकता है। तो इससे परिवहन विभाग और पुलिस विभाग दोनों को बहुत सहजता होने वाली है, जो पहले कठिनाई होती थी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। चलिए आगे ध्यान देते हैं। इस प्रणाली का शुभारंभ मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी जो है हिमाचल प्रदेश के ने शिमला के पीटर हॉफ में किया है। अब भैया पीटर हॉफ में गया नहीं तो ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, लेकिन पीटर हॉफ से इन्होंने क्या किया है, इसका शुभारंभ किया है। अब मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक वाहनों में महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन की सुविधा का भी शुभारंभ किया है। जितने वाहन होंगे उन सब में एक बटन लगा होगा। जैसे मान करके चलिए ये जो है बस है, रोडवेज बस है, राज्य सरकार की, हिमाचल प्रदेश सरकार की बस है। अब बस में जहां पर सीट होगी वहीं पर सीट के पास में एक रेड कलर का बटन लगा होगा। ये होगा बच्चे और महिलाओं के लिए। अगर महिलाओं के साथ कोई अभद्रता करता है या गलत व्यवहार करता है या बच्चे के साथ कोई गलत व्यवहार करता है, तुरंत बटन दबा दो, ऐसे करके बटन दबाया, बटन दबाते से सूचना कहां पहुंच जाएगी? ERSS इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम पे पहुंच जाएगी। और इमरजेंसी रिस्पांस सिस्टम जो लोकेशन देखेगा कहां से आई है ये, अच्छा इस नंबर की बस से आई है, किस क्षेत्र में चल रही है बस, इस क्षेत्र में, तुरंत वहां की पुलिस को जो है जानकारी दी जाएगी कि इस नंबर की बस है, जो कि इसमें इस नंबर सीट से इमरजेंसी का बटन दबाया गया। जाकर के चेक करो तो क्या हुआ है। अब उन्होंने जाकर के चेक किया कि जो है सीट पर एक जो है महान वहां बैठे हुए वो बच्चे को परेशान कर रहे हैं, बच्चे ने कह दिया ये हमको परेशान कर रहे थे, तो उनको दोस्तों खोपचे में ले जाकर के बहुत ठांसा जाएगा। अब कैसे ठांसा गया? तो एक तो बटन है, दूसरी बात लोकेशन है और इमरजेंसी रिस्पांस है। तो हिमाचल प्रदेश में व्यवस्था बहुत अच्छी होने वाली है, ऐसा अनुमान किया जा सकता है। आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। इमरजेंसी पैनिक बटन सिस्टम और कमांड कंट्रोल सेंटर से युक्त व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस को इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम 112 से जोड़ा जाएगा। ठीक बात है भैया, जो मैंने कहानी आपको समझा दी वही पूरी कहानी यहाँ तक कि कैसे कैसे काम होगा। तो ये आप लोकेशन के लिए एक चित्र देख सकते हैं। मान के चलिए ये जो आप देख रहे हैं प्रोसेस ऑफ VLT क्या लिखा हुआ दिख नहीं रहा है, इनलिस्टमेंट, ठीक है। तो ये जो है वाहन चल रहा है, ये वाहन चल रहा है, यहाँ सैटेलाइट के द्वारा इसकी लोकेशन देखी जा रही है और यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं ये सारी चीजों से कनेक्टेड है सिस्टम पर। ये मैसेज वाला सिस्टम है, ये जो है हेडक्वार्टर जहाँ से ये सारी चीजें देखी जा रही है वेब एप्लीकेशन की। तो ऐसा मामला चलेगा, तो आपको ये ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। इस निगरानी केंद्र या कमांड कंट्रोल सेंटर से वाहनों की चोरी और वाहन दुर्घटना को आसानी से पता लगाने में मदद मिल जाएगी। आप जान ही गए हैं, महिलाओं एवं बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए वाहन की आवाजाही की निगरानी करना आसान हो जाएगा। ठीक बात है। ये अभिनव पहल राज्यों में सड़कों को अधिक सुरक्षित बनाएगी। दोस्तों ये बात तो बहुत बड़ी है, सड़कें सुरक्षित हो जाएंगी। दोस्तों भारत में सड़कें सुरक्षित रही हैं, ये कई सारे सूचकांक भी बताते हैं, लेकिन ये ऐसी प्रणाली डेवलप होती है और ये सफल हो जाती है तो हिमाचल प्रदेश मॉडल जो बन जाएगा और हिमाचल प्रदेश की चीजों को अन्य राज्य एडॉप्ट करने लग जाएंगे अपने हिसाब से, थोड़ा संशोधन करके। तो फिर भारत में ये चीजें बहुत अच्छी हो जाएंगी, जिनके लिए हम नेगेटिव रूप में जाने जाते हैं। अब दोस्तों अगली बात जो है वो आई है MSP के लिए एक समिति बन गई है। बात करते हैं तो MSP पर कमेटी बनी है। तो केंद्र ने पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव जो पहले
एग्रीकल्चर सेक्रेटरी रह चुके हैं भाई साहब, जिनका नाम है संजय अग्रवाल जी। संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक समिति गठित की है। किसके लिए? कृषि उपज। एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो ठीक ठाक हो और उसकी कीमत ठीक ठाक मिले किसानों को, इन सारी चीजों पर सुझाव देने के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जिसको नाम दे दिया गया है अग्रवाल साहब जी की कमेटी, एमएसपी के लिए। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 कृषि कानूनों को निरस्त करने के निर्णय की घोषणा करते हुए एक बात और कही थी। वो ये बात कही थी कि शून्य बजट आधारित खेती को बढ़ावा देने की, यानी जीरो बजट फार्मिंग जो है उसको भैया प्रमोट किया जाए, ज्यादा से ज्यादा प्रमोट किया जाए, ये मोदी जी ने कहा था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं तो देश की बदलती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए फसल पैटर्न को बदलने, यानी जरूरतें बदल रही हैं। आप देख रहे हैं मानसून जो है पहले 1 जून को आ जा रहा था, अब जो जून पूरा निकल गया, जुलाई जो आ गया है, कुछ कुछ जगहों पर मानसून नहीं पहुंच रहा है, बहुत लेट हो जा रहा है, तो चीजें बदल रही हैं। अब जब मानसून प्राकृतिक घटनाएं बदल रही हैं, प्राकृतिक घटनाओं के साथ साथ मानव की गतिविधियां भी थोड़ी थोड़ी चेंज हुई हैं, तो क्यों हमें इसमें भी चेंज करना चाहिए? तो करना चाहिए, लेकिन चेंज क्या अपने मन से करते हैं? नहीं, विशेषज्ञ समिति के सुझावों के आधार पर हम यदि चेंज करते हैं तो ये चेंज जो है जायज होगा, तार्किक होगा और प्रभावी हो पाएगा अच्छे से। अगर हम अपने मनमाने ढंग से जो चेंज कर दें, जैसे आप मुझे पूछो सर ये बताइए मुझे कि ज्योग्राफी ऑप्शनल में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, आप बता दीजिए हमको। अब हमसे पूछोगे तो दोस्तों बेड़ा घर करवाने की गारंटी है, ज्योग्राफी ऑप्शनल कभी पढ़ा नहीं है, मैं कैसे बता दूंगा आपको ज्योग्राफी ऑप्शनल में ये चेंजेस होने हैं। ज्योग्राफी ऑप्शनल में चेंजेस के लिए ज्योग्राफी ऑप्शनल के आपको विशेषज्ञ की आवश्यकता होगी। जब वो विशेषज्ञ बता देंगे आपको ये चेंज करना है तब कर लीजिएगा। इस तरह से आपको चीजों को ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए समिति का गठन किया जाएगा। समिति में केंद्र और राज्य सरकारों के प्रतिनिधि, उसके अलावा किसान, कृषि वैज्ञानिकों, कृषि अर्थशास्त्रियों के प्रतिनिधि ये शामिल होंगे। मतलब कुल मिलाकर ये बात है कि इसमें विशेषज्ञ लोग शामिल होंगे। नीति आयोग सदस्य कृषि अर्थशास्त्री, किसान संगठनों के सदस्य, इफको के अध्यक्ष और CNRI महासचिव और CACP और कृषि विशेषज्ञ इस पैनल के सदस्य होंगे। तो ये विशेषज्ञ समितियां और संगठन उनके सदस्य सब शामिल होंगे। कृषि और किसान कल्याण विभाग, कृषि अनुसंधान और शिक्षा, खाद्य और सार्वजनिक वितरण, सहकारिता और कपड़ा विभागों के सचिव जितने हैं और महानिदेशक, ये भी सब इसमें क्या करेंगे? रिप्रेजेंटेशन करेंगे। और ICAR पैनल में केंद्र का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो ठीक बात है भैया, ये है मामला। अब MSP क्या होता है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस क्या होता है, जिसको आप हिंदी में न्यूनतम समर्थन प्राइस देखते हैं। तो जो आप ये देख रहे हैं दालों में जो है इस कलर से लिखा गया है मिनिमम सपोर्ट प्राइस, है ना। तो MSP कृषि कीमतों में किसी भी तेज गिरावट के खिलाफ कृषि उत्पादकों को सुरक्षा प्रदान करने हेतु भारत सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप का एक रूप है। देखिए कुल मिला के मामला क्या है, इसमें एक टर्म जो है दिया गया है कि कृषि कीमतों में तेज गिरावट, कृषि कीमतों में तेज गिरावट। अब कृषि कीमतों में तेज गिरावट कई वजहों से आ सकती है। सामान्यतः हम अनुमान लगा रहे हैं कि प्राकृतिक आपदा के चलते कृषि कीमतों में जो है एकाएक गिरावट आ जाती है। जैसे मान के चलिए कि अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है, किसी चीज का प्रोडक्शन ज्यादा हो गया है और उसका निर्यात है नहीं, तो उसकी कीमत क्या होगी? गिर जाएगी, क्योंकि आपूर्ति ज्यादा है तो कीमत गिरेगी ऑटोमेटिकली। मांग उतनी ही है, अगर मांग स्थिर है, आपूर्ति बढ़ गई है तो इकोनॉमी का बेसिक रूल है कि कीमत डाउन करेगी। अब कीमत डाउन कर रही है, किसान ने अनुमान लगाया था कि हमारा गेहूं जो है वो 2000 रुपए पर क्विंटल, एक क्विंटल जो है 2000 रुपए का जाएगा, लेकिन चूंकि उत्पादन इतना ज्यादा हो गया, बाहर निर्यात नहीं हो रहा है, तो गेहूं 2000 की जगह पे आ गया 1500 रुपए। तो किसान जो है उसको लॉस होगा, क्योंकि लागत बहुत ज्यादा है। इस समय पर कृषि में बहुत बड़ी बचत है नहीं, लागत बहुत ज्यादा है। तो जो किसान है वो फिर अगली बार से गेहूं का उत्पादन करने के लिए 4 बार सोचेगा, पता नहीं क्या हो जाए। अब इस वजह से होता क्या है कि किसान की जितनी आमदनी होनी चाहिए वो आमदनी नहीं हो पा रही है। तो सरकार चूंकि ये जो MSP की घोषणा करती है वो फसल कटने से पहले, जब फसल लगाई जाती है उस संदर्भ में, उस टाइम पर कर दी जाती है। तो अब आपको ध्यान रखना है कि भैया पहले घोषणा कर दिए थे कि देखो 2000 आप अनुमान करके चल रहे हो, हम आपको 1900 दे देंगे, कीमत चाहे तो 2500 पहुंच जाए, चाहे 1500 रह जाए, हम आपको 1900 रुपए क्विंटल दे देंगे। तो 1900 रुपए क्विंटल किसान के लिए एकदम निश्चित है। अब कीमत बढ़ जाए चाहे कीमत घट जाए, 1900 रुपए मिलेगा ही मिलेगा। तो अब किसान का जो हित है वो संरक्षित रहेगा, किसान को नुकसान नहीं होगा, इसलिए MSP की घोषणा की जाती है। दूसरी बात, जैसे मान करके चलिए किसी किसान ने अनुमान लगाया कि मेरी खेत में 10 कुंटल जो है अनाज होगा, 10 कुंटल अनाज होने के बाद मुझे इतने रुपए का प्रॉफिट हो जाएगा। अब एकदम से क्या प्राकृतिक आपदा आ गई, कहीं किसी क्षेत्र में बाढ़ आ गई, सूखा पड़ गया या जो कोई और त्रासदी आ गई और जितना उत्पादन होना चाहिए था उतना उत्पादन नहीं हुआ, तो अब भी किसान को लॉस है। तो ऐसी स्थिति में भी MSP जो है वो किसान के हितों का संरक्षण कर पाएगी। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। मेरी बात को समझ पा रहे हैं आप? नहीं समझ पा रहे, मतलब बुझा रहा है कि बुझ जा रहा है, ये बताइए मुझे जल्दी से। आगे चलिए, कृषि लागत और मूल्य आयोग, इसको आप CACP कहते हैं, कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड कॉस्ट एंड प्राइस की सिफारिशों के आधार पर कुछ बुआई के मौसम की शुरुआत में भारत सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया, कई बार UPSC पूछता है, अच्छा टाइप क्वेश्चन। MSP की घोषणा कौन करता है? तो CACP करता है, जाहिर सी बात है। आगे देखिए, तो वर्तमान में सरकार 23 फसलों के लिए कितनी 23 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा करती है। ये भी प्रश्न पूछा UPSC ने कि MSP कितनी फसलों के लिए जारी किया जाता है, तो 23 फसलों के लिए जारी किया जाता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अगली बात करते हैं, तो MSP द्वारा कवर की जाने वाली फसलों में शामिल कौन कौन सी हैं? तो 7 तो अनाज की फसलें हैं। देखिए अनाज की फसलें अलग होती हैं
हैं और 5 प्रकार की दाल फसलें शामिल हैं इसमें, 7 तिलहन की फसलें शामिल हैं, क्योंकि ओवरऑल कितनी थी 23 है, तो 23 में 7 और 5 12, 12 और 7 19, 19 और 4 23 हो गए टोटल। 4 कौन सी व्यावसायिक फसलें? व्यावसायिक फसलें वो होती हैं जिनको बेच करके जो भैया हम व्यापार वगैरह कर सकते हैं, जैसे उनमें कपास आ जाएगा, गन्ना आ जाएगा, खोपरा और कच्चा जूट, खोपरा का कुछ और नाम होगा। आगे तिलहन फसलों में देखिए जिनसे तिल निकलता है ज्यादातर, तो रेपसीड, सरसों, मूंगफली, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, कुसुम, कुसुम का तो किसी लड़की का नाम नहीं है, कुसुम का मतलब कुसुम एक तिलहनी फसल है, और एक नाइजर सीड। आगे 5 प्रकार की दालों की बात करें तो चना जो है वो दाल में आता है, और अरहर कोई तूर कहते हैं, उड़द, मूंग और मसूर, ये 5 दालें शामिल है एमएसपी में। और 7 प्रकार की अनाज फसलें जिनमें धान और गेहूं, उसके बाद मक्का, बाजरा, ज्वार और रागी, और उसके बाद जौ जिसको बेजर कहते हैं कहीं पर जौ को, ये फसल जो है वो शामिल है। ठीक है, आगे ध्यान देते हैं। तो उद्देश्य क्या है? एमएसपी भारत सरकार द्वारा उत्पादक किसानों को बंपर उत्पादन वर्षों के दौरान कीमतों में अत्यधिक गिरावट से बचाने के लिए निर्धारित मूल्य है। देखिए इसमें कहीं लिखा नहीं है, लेकिन मैं आपको एक टर्म बताता हूं जो एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है कि जो एमएसपी है ये किसान की न्यूनतम जो एक सुरक्षा है उसके लिए लाया गया है, अधिकतम सुरक्षा के लिए नहीं, न्यूनतम सुरक्षा। न्यूनतम सुरक्षा का मतलब क्या है कि 1900 निर्धारित कर दिया, तो ये न्यूनतम है, किसान को इससे ज्यादा लॉस होगा नहीं, न्यूनतम है। अधिकतम की तो कोई सीमा ही नहीं है। अधिकतम का मतलब क्या? मार्केट में चला 2500, अब 2600 कोई लेगा तो अधिकतम होगा, लेकिन एमएसपी का मार्केट से रिलेशन नहीं होता है, क्योंकि इसका निर्धारण फसल बोने से पहले हो जाता है। तो न्यूनतम शब्द का ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एमएसपी में एम का मतलब ये मिनिमम, तो न्यूनतम जो शब्द है इसको आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बात करते हैं। तो इसका प्रमुख उद्देश्य किसानों को संकटग्रस्त बिक्री में सहयोग करना और सार्वजनिक वितरण के लिए खाद्यान्न की खरीद करना, ये भी यहाँ एक उद्देश्य है कि एमएसपी के माध्यम से जब सरकार जो है अनाज को खरीदती है तो उससे एक पंथ दो काज होते हैं, किसानों के तो हितों की सुरक्षा हो गई। दूसरी चूक आप जानते हैं कि भारत में एक बहुत बड़ा तबका है जो गरीबी रेखा के या तो थोड़ा ऊपर या गरीबी रेखा के नीचे या गरीबी रेखा के बहुत नीचे जो जीवन यापन कर रहा है, जिनको आप जानते हैं एपीएल धारक, बीपीएल धारक और अंत्योदय अन्य योजना में शामिल लोग। तो इन लोगों के हितों के संरक्षण के लिए चूंकि इनकी खाद्यान्न सुरक्षा की गारंटी सरकार की है, तो फूड सिक्योरिटी एक्ट है भारत में, उसके तहत भारत के इन लोगों के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। तो खाद्यान्न कहीं से तो चाहिए ना, तो खाद्यान्न यहीं से मिल जाता है। एक पंथ दो काज, किसानों का संरक्षण और इन लोगों के लिए खाद्यान्न की सुरक्षा। तो जो है इसका उद्देश्य एक ये भी है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। यदि बंपर उत्पादन और बाजार में वस्तुओं की भरमार के कारण वस्तु का बाजार मूल्य घोषित न्यूनतम मूल्य से कम हो जाता है, तो सरकार एजेंसी किसानों द्वारा दी गई पूरी मात्रा को घोषित न्यूनतम मूल्य पर खरीद लेती है कि भैया हम पहले घोषणा कर चुके थे बाजार में कितना कम हो जाए हम इतने पे लेंगे। अब एमएसपी निर्धारित करने वाले फैक्टर कौन कौन से हैं, कौन कौन से कारक हैं जो एमएसपी को निर्धारित करते हैं? तो देखिए किसी वस्तु की मांग और आपूर्ति, जाहिर सी बात है एमएसपी को निर्धारित करेगी। किसी वस्तु की मांग कितनी है बाजार में, किसी वस्तु की बाजार में आपूर्ति सप्लाई कितनी होती है, इसको ध्यान में रख करके जब भी डिसाइड किया जाएगा एमएसपी, तो सबसे पहले इन चीजों पे जो है दिमाग लगाया जाएगा। इसलिए आप जानते होंगे कि बाजार कीमत और एमएसपी की कीमत में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता, दुगने तिगुने का अंतर हो जाए, नहीं 100 200 300 का अंतर आपको मिलेगा बस, क्योंकि उन्होंने इस पर काम किया है। अगली बात इसकी उत्पादन लागत, गेहूं 1 क्विंटल पैदा करने में गेहूं अगर 1000 रुपए की लागत आ रही है तो ऐसा थोड़ी सरकार आपको 4000 दे देगी। लागत अगर 1000 है तो मैक्सिमम 1500। सरकार को यह पता है कि लागत इतनी है तो फायदा इतना हो जाए, ठीक है किसान के लिए, तो लागत का अनुमान रहता है सरकार को। बाजार मूल्य रुझान घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर कि बाजार में क्या मामला चलेगा, जैसे गेहूं का उत्पादन होगा अगली बार तो गेहूं का क्या मामला रहेगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और घरेलू स्तर पर। लेकिन कभी कभार ये वाला जो बिंदु है ना फ्लॉप कर जाता है। कैसे? जैसे रूस और यूक्रेन का युद्ध होना है, अब किसी को तो पता नहीं था कि युद्ध होना है, अब युद्ध होने लग गया, अब युद्ध हुआ, इसकी वजह से गेहूं की जो मांग और आपूर्ति का जो मैटर चला था वो संतुलित हो गया, क्योंकि यूक्रेन और रशिया के बड़े गेहूं उत्पादक देश है, बड़े तो नहीं मान सकते हम ज्यादा, लेकिन वैश्विक निर्यात में उनका 20 से 25% योगदान है। अब 20 से 25% योगदान करने वाले देश अगर अपनी भूमिका को खत्म कर दें, यानी वहां से निर्यात न हो, तो बाकी देश जो निर्यात कर रहे थे छोटा छोटा योगदान दे रहे थे, एज लाइक भारत जो है 1% से कम दे रहा था, तो ऐसे देशों से निर्यात की मांग ज्यादा होने लग जाएगी और ज्यादा कीमत पर होने लग जाएगी, तो चीजें डिस्टर्ब होंगी कि नहीं होंगी? होंगी, जाहिर सी बात है। इसलिए ये वाला जो फैक्टर है कभी कभार जो गड़बड़ कर जाता है, धोखा दे जाता है। अंतर फसल मूल्य समता, यानी फसलों के बीच में अंतर कितना है दोनों के बीच में। पहले हमने कितना डिसाइड किया था एक फसल के लिए, अब कितना डिसाइड किया है, पहले गेहूं के लिए कितना किया था और चावल के लिए कितना था, अब गेहूं के लिए चावल के लिए कितना है। इन चीजों को ध्यान में रखा जाता है, तो ये सारी की सारी बातें आपको ध्यान रखनी है। कृषि और गैर कृषि के बीच व्यापार की सतह अर्थात कृषि आदान एवं कृषि उत्पादों की कीमत का अनुपात ध्यान रखा जाता है। उत्पादन लागत पर मार्जिन के रूप में न्यूनतम 50%, यानी ये कोशिश की जाती है कि अगर 1000 रुपए लागत है तो कोशिश की जाती है कि इस फसल की 1500 कीमत तो होनी चाहिए, यानी 500 रुपया जिसको हम 50% के रूप में जान रहे हैं वो क्या होना चाहिए, मार्जिन होना चाहिए। थोड़ा सा लाभ होगा तभी किसान जो प्रेरित होगा काम करने के लिए। उस उत्पाद के उपभोक्ता पर एमएसपी के संभावित प्रभाव, ठीक है, क्या क्या प्रभाव पड़ सकते हैं इस चीज का भी अनुमान किया जाता है पहले। अब ये प्रश्न है आपके सामने, इस प्रश्न का उत्तर दे दीजिए और उत्तर देने के साथ ही आपकी छुट्टी है आज, जो है आप जाइए मौज मनाइए। प्रश्न का उत्तर पूछा गया था, प्रश्न 2020 में यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, सभी अनाजों दालों और तिलहनों के मामले में भारत के किसी भी राज्य संघराज्य क्षेत्र में न्यूनतम समर्थन मूल्य अर्थात एमएसपी पर खरीद असीमित है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अनाज और दालों के मामले में एमएसपी किसी भी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर तय किया जाता है जहां बाजार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा। ध्यान दीजिएगा स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट अगर आपने पढ़ लिए हैं तो मैं अब आपके सामने रखता हूं ऑप्शन, तो लीजिए ऑप्शन क्या है।
पढ़ लिया? लीजिए ऑप्शन। ऑप्शन है आपके सामने, उपरोक्त कथनों में से कौन सा या कौन से सही है या है? बताइए जल्दी से, बताइए जल्दी से, कौन सा आंसर होगा? भाई शब्दों को देखिए, सभी अनाजों, पहले तो ये गलत हो गया, सभी अनाजों की कहां बात हो रही है? अनाजों की कितनी 7 कैटेगरी है, टोटल 23 फसलें हैं, तो सभी कैसे हो जाएगा? गलत स्टेटमेंट है। और दूसरी बात कही, अनाज और दालों के मामले में एमएसपी किसी राज्य केंद्र शासित प्रदेश में उस स्तर पर तय किया जाता है जहां बाजार मूल्य कभी नहीं बढ़ेगा। अरे भैया बाजार मूल्य से मतलब नहीं है, कभी नहीं बढ़ेगा मतलब अगर हमने 1900 निर्धारित कर दिया है तो बाजार मूल्य की हमारे हाथ में पकड़ थोड़ी है, वो कल को 4000 हो जाए, वो गिर करके जो है 1200 आ जाए, हमारे ऊपर इसकी जिम्मेदारी नहीं है। इसलिए ये दूसरा वाला भी पॉइंट गलत है, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। डी इज द करेक्ट आंसर। मिलते हैं कल, ध्यान रखिए आप अपना और अपनों का। धन्यवाद और नमस्कार। सेशन कैसा लगा ये जरूर बताइएगा, ठीक है? नहीं तो कल कसम दे दूंगा। हाँ ठीक है, चलिए।